जो आदमी एक्चुअली खेलता है उसका दिमाग भी तेज चलता है मेरे हिसाब से। जैसे पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना है ऐसे केसों को, और इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्रेशन की जरूरत नहीं होती। जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उतनी जल्दी बताएगा सब चीज। अच्छा, दैट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, जितना छोटा क्रिमिनल होगा वो डिले करेगा। yes. और उसमें ये भी होना चाहिए कि अगर कोई आदमी फाल्स एलिगेशंस लगाता है तो उस पर भी केस रजिस्टर होना चाहिए। फादर एंड मदर जो उन्होंने शिक्षा दी वो एक तरह से दिमाग में चली गई, राइट, कि हमें गलत काम नहीं करना है। तो सबसे बड़ी क्वालिटी लीडरशिप की है कि दूसरे को अंडरस्टैंड करना, दूसरे को सुनना। जैसे सिपाही है तो पहले सिपाही को कमरे में बुलाता था और उससे मैं 3 सवाल पूछता था कि ये बताओ तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है। पर्टिकुलरली बाटला हाउस के बाद गुस्सा जरूर आया जब लोग झूठी कहानियां लिखे। अच्छा, जैसे आपने बताया। हाँ, लेकिन वो निकला नहीं। कि किसी के साथ ऐसा मत करो, अगर कोई तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें खराब लगे। और ये हमेशा याद रखें कि ये समाज और ये देश जिसने हमें बड़ा किया है, हमें इसके लिए जीना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और आज मेरे साथ है खास मेहमान, पूर्व डीजीपी और पूर्व ईडी चीफ रहे श्री कर्नल सिंह साहब। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं साहब के बारे में कुछ बता देता हूँ। साहब 84 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। टोटल 34 साल की सर्विस में 28 साल पुलिस में और 6 साल ईडी में गुजारे। दिल्ली पुलिस में 5 साल स्पेशल सेल और ईडी में 6 साल, जिसमें से 3 साल ईडी चीफ के डायरेक्टर के पद पर रहे साहब। स्पेशल सेल में पार्लियामेंट अटैक इन्वेस्टिगेशन, 2005 और 2008 के दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट, बाटला हाउस एनकाउंटर, रेड फोर्ट टेरर अटैक, ऑपरेशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड गैंगस्टर्स, इनमें साहब का काफी योगदान रहा, उसमें शामिल रहे। और ईडी की पोस्टिंग के दौरान विजय माल्या केस, नीरव मोदी केस, पीएनबी स्कैम, आईएनएक्स मीडिया आदि केसों पे काम किया साहब। और एक खास बात हो रही है कि ईडी में साहब के टेन्योर में 33,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच करवाई, और विच वाज मोर देन हाफ ऑफ द ऑल ईडी अटैचमेंट्स अप टू दैट टाइम। सर सबसे पहले तो आपके नाम के बारे में सर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हमारे दिल्ली पुलिस में हम सब कर्नल सिंह बोलते हैं सर, अभी बाद में कहीं सुनते हैं कर्नल सिंह। तो सर नाम कर्नल सिंह या कर्नल सिंह क्या बोले? मेरा नाम कर्नल सिंह है। कर्नल सिंह जी। तो कर्नल सिंह नाम सर ये कैसे? पेरेंट्स ने रखा है। जैसे मेरे सबसे बड़े भाई हैं उनका नाम कप्तान सिंह रखा हुआ है। अच्छा, बड़े भाई का कप्तान सिंह का? आर्म्ड फोर्सेस से हो सकता है मेरे फादर जो हैं वो इन्फ्लुएंस थे और उस वजह से उन्होंने नाम जो है आर्मी के हिसाब से रखे। अच्छा, फादर वैसे मतलब फादर किसान थे, खेती करते थे। मतलब एक हिसाब से फादर साहब में मतलब देशभक्ति का कुछ जज्बा रहा होगा, तभी वो चाहते हैं कि फौज में जाए या आर्मी में जाए। राइट। तो सब बड़े भाई साहब को कभी शिकायत नहीं हुई कि उनका रैंक छोटा रख दिया आपसे, क्योंकि उनका कप्तान आपका कर्नल रख दिया? नहीं, ये तो नाम है। इससे क्या शिकायत होगी? सर सबसे पहले आपकी पढ़ाई लिखाई और जो है ना आईपीएस बनने तक वो सफर थोड़ा शॉर्ट में सर बताएंगे तो। मैं शाहदरा में बाबूराम स्कूल है सर, वहां से पढ़ा था 11वीं क्लास तक। अच्छा सर। उसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सर, जिसको आजकल दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, डीटीयू हो गया सर। हाँ। जी, उससे मैंने डिग्री की इंजीनियरिंग में। फिर आईआईटी कानपुर से एमटेक किया कंप्यूटर साइंस में। अच्छा सर। उसके बाद मैं पुलिस सर्विस में आ गया। सर्विस के दौरान भी मैंने एमबीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो एफएमएस है यहाँ का। हाँ सर। और लॉ की डिग्री की जब मैं गोवा में पोस्टेड था, गोवा के कॉलेज से। अच्छा सर, तो मतलब सर्विस के बाद भी आप पढ़ते रहे लगातार? जी सर। ट्रेनिंग का हमने आपका जैसे थोड़ी बहुत आपके बारे में जानकारी ली है नेट से, तो आप पढ़ाई में भी मतलब अव्वल थे और खेल कूद में भी। जनरली ऐसा होता है जो पढ़ाकू बच्चा होता है सर, खेल कूद में थोड़ा कम इंटरेस्ट रहता है। नहीं, तो आप तो हर जगह बेस्ट एथलीट और बेस्ट स्पोर्ट्स में। जो आदमी एक्चुअली खेलता है उसका दिमाग भी तेज चलता है मेरे हिसाब से। जैसे मैं अपने कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट भी था, बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी था और बेस्ट एथलीट भी था। लेकिन मेरा इंटरेस्ट केवल या तो स्पोर्ट्स में था या फिर अपनी पढ़ाई में था। तो जैसे घर वाले, जब मैं कॉलेज में था पिक्चर देखने जाते थे तो मैं पिक्चर देखने नहीं जाता था उनके साथ। अच्छा, आपका शौक नहीं था पिक्चर? मैं कहता था इतनी देर में खेल आऊंगा कहीं। अच्छा, ठीक ठीक। तो आपके दो ही शौक रहे, पढ़ने का और खेलने का? जी।
हाँ, तो इसीलिए सर टाइम बच गया जो है, अदरवाइज नहीं तो कई पढ़ाई लिखाई भी जिसका शौक है पिक्चर देखने का भी है, तो फिर वो अपना खेल में उतना टाइम निकाल नहीं पाते। नेशनल पुलिस एकेडमी में सर, तो वहां भी आप बेस्ट ट्रेनी रहे थे? नहीं, मैं वहां पे बेस्ट एथलीट था और बेस्ट स्पोर्ट्समैन था। बेस्ट स्पोर्ट्समैन और बेस्ट एथलीट। जी। सर बेस्ट एथलीट और बेस्ट स्पोर्ट्समैन, इनमें ज्यादा क्या फर्क है? फर्क है, जब एथलेटिक मीट होती है, फॉर एग्जांपल उसमें आपके डिफरेंट इवेंट्स हैं, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, स्प्रिंट्स हैं, 100 मीटर 200 मीटर, तो वो इवेंट हो गए। अच्छा अच्छा। स्पोर्ट्समैन में आपकी डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, जैसे आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल लिए, फुटबॉल खेल लिए, फुटबॉल खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं, तो अच्छा, डिफरेंट है। तो मेरी टीम जो है बास्केटबॉल में भी फर्स्ट आई थी, हॉकी में भी फर्स्ट आई थी, वॉलीबॉल में भी फर्स्ट आई थी। अच्छा सर। तो उस वजह से बेस्ट स्पोर्ट्समैन का मुझे मिला। हर एक आदमी सर जिसकी अगर एक हॉकी खेल रहा है तो फिर हॉकी में ही एक्सपर्ट होता है, तो आपने तो हर फील्ड में अपने हाथ आजमा रखे। हाँ, नहीं, खेल का मुझे शौक था, खेल का शौक था सर शुरू से। और एथलेटिक्स में सर कौन से इवेंट आपके? एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप, देन 800 मीटर्स, 1500 मीटर्स, 5000 मीटर्स। अच्छा, ये मेन इवेंट्स थे मेरे। अच्छा सर। सर पुलिस के अंदर आपका करियर काफी सक्सेसफुल रहा एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज में सर, तो क्या पुलिस में आने से पहले, आईपीएस बनने से पहले आपका बचपन से रुझान था कि पुलिस में जाना है? नहीं, मेरा तो कभी रुझान नहीं रहा था सिविल सर्विसेज में आने का ही। अच्छा सर। इवन जब तक मैंने एमटेक किया था उस समय मैं पीएचडी करना चाह रहा था, मेरा एडमिशन भी हो गया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, पीएचडी में। अच्छा सर। विदेश में जाना नहीं चाहता था, ये था कि इंडिया में ही रहना है। अच्छा सर। लेकिन जैसे ही मैंने एमटेक पूरा किया मैं बीमार पड़ गया। अच्छा सर। और 2 साल जो है मैं ऑन एंड ऑफ हॉस्पिटल में रहा। 2 साल? 2 साल। 81 मैंने एमटेक पूरी की थी, तो 83 तक मैं इस तरह से चलता रहा। हमारे देश में क्या है, जब गैप आ जाता है तब आपको जॉब के लिए भी दिक्कत होती है। बिल्कुल सर। कहीं एडमिशन के लिए भी दिक्कत होती है। इंटरव्यू में पूछते थे गैप कैसे आया? हाँ, तो मैं जॉब के लिए भी ट्राई किया। तो उस समय मेरे मोहल्ले में, शाहदरा में रहने वाला हूँ, कुछ लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। अच्छा सर। तो मेरा भी इंटरेस्ट हुआ, उनके साथ बैठ के मैंने भी तैयारी की और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पुलिस सर्विस में आ गया। अच्छा सर। तब मैंने देखा कि मेरे फादर काफी खुश लगे मुझे कि हाँ, वो पहले ही बेल्ट की सर्विस में आपको चाहते थे नाम, तो इसलिए मैं फिर ज्वाइन कर लिया इसको। क्योंकि पापा खुश थे तो आपने लगा कि जॉब तो करनी है कहीं भी। जी सर, आपका जो है ना पर्सनालिटी एकदम डिसेंट और सोबर सर, तो लेकिन ऐसे पर्सनालिटी होते हुए भी, क्योंकि रफ एंड टफ आदमी सोचा जाता है कि उस तरह के होंगे तो वो टेररिस्ट से जूझेंगे, कामरा, अब्दुल करीम टुंडा और इन सब नामों से आप जूझे सर, जो है इंडियन मुजाहिदीन वगैरह। तो देख के इतनी फिर कूलनेस कैसे रही, इतनी मतलब जो है शांत स्वभाव रह के भी वो जो आपने डील किया उसमें भी सक्सेस रेट इतनी ज्यादा रहा, इसके पीछे का क्या राज है सर? पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना है ऐसे केसों को। और इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्रेशन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आपको एविडेंसेस ढूंढने हैं। राइट। फॉर एग्जांपल, आपने अब्दुल करीम टुंडा का नाम लिया, ये 96-97 की करीब दिल्ली और इसके आसपास 42 ब्लास्ट हुए थे। उस समय में डीसीपी क्राइम था और टेररिज्म को डील करना स्पेशल सेल का काम था बेसिकली। तो महाराजा अग्रसेन का जुलूस था, उसके में ब्लास्ट हुआ। अच्छा सर। तो मैसेज आया कि आप मौके पे जाओ। तो मैंने अपने एडिशनल सीपी से पूछा कि सर ये तो स्पेशल सेल का काम है, उनके नहीं, सीपी साहब ने कहा आप भी जाओगे। अच्छा। तो वहां से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उसमें कोई क्लू नहीं आ रहा था, ना ही इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कोई क्लू था, ना ही दिल्ली पुलिस के पास कोई क्लू था। और मौके से बहुत सारी चीजें जो मिली, अगवानों के टुकड़े मिलते थे। अच्छा सर। उनको हमने एनालाइज किया कि कौन सा एडिशन हो सकता है, अच्छा, कहाँ से छपा हो सकता है। तो अल्टीमेटली सब जो टुकड़े मिले उसका एनालिसिस करके निकलता था वेस्टर्न यूपी से कहीं आए हैं। मतलब अखबार के टुकड़ों से ही आपने आइडिया लगाया? जी, लेकिन वेस्टर्न यूपी का जीरो डाउन करने के बाद आगे कुछ नहीं मिला। उसमें एक सन बियरिंग आती थी, उस सन बियरिंग के भी कुछ कागजों के टुकड़े मिले। अच्छा सर। वो भी सारे एनालाइज किए गए, लेकिन वहां से भी कोई क्लू नहीं मिला। फिर एक कॉल आई कि शहीदी खालसा फोर्स से बोल रहा हूँ और ये ब्लास्ट हमने किए हैं। शहीदी खालसा फोर्स नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ये फोन हुआ पीटीआई के ऊपर। अच्छा, पीटीआई को फोन किया उन्होंने? पीटीआई को फोन किया। उसका भी हमने एनालाइज किया कि भाई अगर आदमी ब्लास्ट करने के बाद फोन कर रहा है तो कितनी दूर जा सकता है। तो जहां तक जा सकता है, उस समय मोबाइल फोन तो शुरू हुए थे, तो अधिकतर लोग स्टैटिक फोन का यूज करते थे, लैंडलाइन से करते थे। लैंडलाइन से। तो जितने भी लैंडलाइन के पीसीओ थे आसपास, हमने सबका रिकॉर्ड निकलवाया। अच्छा सर। पता लगा कि रेलवे स्टेशन से फोन हुआ है, लेकिन रेलवे स्टेशन से फिर आगे वो कोई क्लू नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा कि अगर जो आदमी टेररिस्ट है वो सर्टेनली पाकिस्तान की टेरर ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड होते हैं। राइट।
तो ये पाकिस्तान में कल जरूर करता होगा। तो फिर हम उस समय जो इंटरनेशनल गेटवे था केवल विदेश संचार निगम लिमिटेड था, अच्छा सर। BSNL, और इसके 5 गेटवे थे ऑल ओवर इंडिया। मैंने इनके CMD को अप्रोच किया, जितनी भी कॉल हुई है पाकिस्तान से उनका हमें रिकॉर्ड चाहिए। अच्छा या इंडिया से पाकिस्तान को जो कॉल हुई है वो हमें रिकॉर्ड मिल गया। फिर उसको हमने एनालाइज किया बेस्ड ऑन ब्लास्ट के ऊपर कि जब ये ब्लास्ट करने के बाद फोन करता होगा अच्छा तो कौन से कॉमन नंबर आएंगे। तो कॉमन नंबर करीब 61 आए। उसमें से फिर ये देखा कि करीब 48 नंबर जो थे वो हवाला ऑपरेटर्स के थे, तो 13 नंबर बचे। तो हम BSNL से चाहते थे इन 13 नंबर को, अगर वहां से कोई कॉल इंडिया में आती है या इंडिया से कोई कॉल इन नंबर पे जाती है तो इसका हमें इंटरसेप्शन चाहिए। CMD ने मना कर दिया। अच्छा सर। इट इज नॉट पॉसिबल। फिर मेरा कॉलेज मेट था दिल्ली के MTNL में। अच्छा सर। मैंने उससे डिस्कस किया, मैंने कहा ये बताइए जब आप इंटरनेशनल कॉल होती हैं तो आप फर्स्ट 3 डिजिट एग्जामिन करते हैं, तो फिर नेक्स्ट 3 डिजिट भी कर सकते हैं, हाँ, फिर बाकी डिजिट भी कर सकते हैं। तो वो कहने लगा कि ये BSNL वाले कॉमर्शियल प्रॉब्लम है इनको। अच्छा सर। क्योंकि ज्यादा डिजिट एनालाइज करेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, खर्चा टाइम ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा है, स्लो हो जाएगा इनका स्लो सिस्टम। सर। तो कहने लगा कि मुझे मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन पेपर मुझे मार्क करा दो। अच्छा सर। तो दिल्ली में मैं MTNL के चीफ से मिला, उनको एक रिक्वेस्ट किया और कागज कहा कि इनको मार्क कर दें, उन्होंने कर दिया। तो इसने एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि दिल्ली से अगर कोई कॉल जाएगी उन नंबरों पे या वहां से आएगी तो वी कैन लिसन टू दैम, लेकिन दिल्ली से कोई कॉल हमें मिल नहीं रही थी। फिर हमने BSNL को अप्रोच किया, उसने फिर मना कर दिया। फिर मेरे कॉलेज मेट ने बताया कि इनके पास एरिक्सन का स्विच है। अच्छा। और उनके पास सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी बनाया। अच्छा। तो फिर मैंने MHA में कंप्लेंट की। उस समय निखिल कुमार जी स्पेशल सेक्रेटरी थे। अच्छा सर। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, CMD को भी बुलाया, मैंने सारा एक्सप्लेन किया उनको और मैंने कहा जी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हमने पता किया। तो निखिल कुमार जी ने थोड़ा इनको टाइट किया, अगर ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और आप नहीं लगा रहे हो देन हेड्स विल रोल। तो इमीडिएटली उन्होंने सॉफ्टवेयर परचेज किया। विद इन ए वीक एक कॉल आई एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉल, कल लखनऊ से थी। अच्छा सर। बाबा जी क्या करें, बाबा जी क्या करें, अच्छा क्या करें। तो बाबा जी ने कहा घूमते रहो। अच्छा। अब इतनी कॉल हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल थी। तो टीम लखनऊ भेजी, लेकिन लखनऊ में जिस PCO से था वो हमने ट्रेस किया, लेकिन हम इसको लोगों को ट्रेस नहीं कर पाए। 4-5 दिन बाद लुधियाना से कॉल होती है सेम नंबर पे। अच्छा सर। बाबा जी हम लुधियाना आ गए, अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा घूमते रहो। तो इस बार हमारी टीम ने उनको लोकेट कर लिया। मतलब आपको ये तो फिर आइडिया होगा कि बाबा जी कोई मास्टरमाइंड है, मेन वो कुछ ना कुछ हाँ, कुछ ना प्रॉब्लम कुछ है। हमने उनको ट्रेस कर लिया, उनका फॉलो किया टीम ने। अच्छा। उसके बाद वो लुधियाना से दिल्ली आए। दिल्ली में वो एक आदमी से मिले रेलवे स्टेशन के पास, वहां पर हमारी टीम ने उनको पकड़ लिया एंड उससे फिर केस खुल गए, करीब 18 केस खुले 42 में से। अब एक लड़का था उसमें कामरान जो मेन एक्यूज था सर, और बाबा जी जो आइडेंटिफाई हुए वो अब्दुल करीम टूंडा आइडेंटिफाई हुआ। अच्छा। 11वें दिन रिमांड किए। तो मैं इसको कामरान से कह रहा था, मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। कहता नहीं जी मैं तो सब कुछ बता दिया आपको। अच्छा। मैंने कहा देखो 42 ब्लास्ट हुए हैं और ये सारा बंच ऑफ शीट्स पड़े थे उसके फोन रिकॉर्ड्स के। मैंने कहा सारे रिकॉर्ड हमने एनालाइज कर लिए हैं, तुम्हारे अलावा कोई बात नहीं करता बाबा जी से। सो देन इसे इसकी मेरी बात जो है किसी मौलवी से करा दो। तो हमने कराई मीटिंग उसकी। इसने उससे केवल पूछा कि अगर मैं अपने साथियों के बारे में बता दूं तो क्या ये कुरान के हिसाब से गलत होगा, अच्छा सही होगा। तो उसने कहा जो तुम कर रहे हो वही गलत। तो इसके बाद इसने हम अपने साथियों के बारे में बताया। 27 मॉड्यूल पकड़े गए ऑल ओवर इंडिया से लश्कर तैयबा के एंड सारे केस वर्कआउट हुए। इन्वेस्टिगेशन एक दिमाग का खेल है। बिल्कुल ठीक बात है। खाली वो नहीं है कि जैसे वो छोटे केसेस वगैरह होते हैं कि चोरी कर ली, पकड़ लिया, केसेस में आपको मौके से एविडेंस मिल जाता है। राइट राइट। यहाँ पर आपको मौके से टेररिस्ट पर्टिकुलरली केसेस में मौके से आपको एविडेंसेस नहीं मिलते। तो यहाँ पर आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब उन केसेस में मसल्स यूज हो सकती है, इसमें दिमाग यूज होगा जी। मतलब सारा दिमाग का खेल है सर। मैं कहीं पढ़ रहा था सर कि 3 साइबर लैब्स आपने खुद हमारे यहीं खुलवा दी थी दिल्ली पुलिस में, क्योंकि वहां टाइम ज्यादा लगता था। हुआ ये था, एक मीटिंग थी IT मिनिस्ट्री में, सेक्रेटरी ने मीटिंग ली थी। अच्छा सर। तो मीटिंग में कहने लगे हमारे पास फंड्स हैं। तो मैंने कहा सर आपके पास फंड्स है तो हमारी साइबर लैब खुलवा दो। अच्छा। यहाँ से ये शुरू हुआ। फिर हमने एक क्राइम ब्रांच में और एक स्पेशल सेल में अच्छा 2 साइबर लैब हमने खुलने का उनको प्रपोजल भेजा। फंडिंग IT मिनिस्ट्री ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी सर, और लैब हमारे यहाँ खुली
इससे बड़ा फायदा हुआ है सर। पहले तो बहुत टाइम लगता था वहाँ, मतलब भेजते थे उसका बहुत फायदा हुआ और हमारे लोग भी अच्छे ट्रेंड हो गए थे जो खुद एनालिसिस कर सकते थे चीजों का। अच्छा, आपके वक्त में सर जो स्पेशल सेल जो है चरम सीमा पे था, मुझे लग रहा है कश्मीर से लेके बॉम्बे तक सब जगह दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल्स का खौफ था। कहीं कहीं बताते हुए सर अतीक अहमद को भी जब पता चला कि स्पेशल सेल के आदमी ने पकड़ लिया तो उसकी वो पैंट गिली हो गई थी। राइट। तो अतीक अहमद का किस के सिलसिले में पकड़ा सर उनको? नहीं, हमने ना अपनी जो टीम थी, जो स्पेशल सेल थी, या तो टेररिज्म को डील करती थी या इंडिया के टॉप क्रिमिनल्स पे हमने टारगेट किए हुए थे। अच्छा, इन टॉप क्रिमिनल्स को हमें पकड़ना है। तो उसी उसमें अतीक अहमद पे भी हमने वॉच लगाई हुई थी कि वो भी टारगेट में आ गए मतलब। तो आई थिंक विनय त्यागी की टीम थी अच्छा सर, जिसने इसको पकड़ा। और जो वाकया फिर विनय त्यागी नहीं बताया। सर इंस्पेक्टर बद्रीश दत्त सर मेरे बैचमेट थे। कई बार वो आपकी बातें करते थे, स्पेशल सेल की बातें करते थे। वो बता रहे थे कि भाई आपके सुपरविजन में वो टीम बिल्कुल दाऊद इब्राहिम के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी सर। तो आपने हर फील्ड में मतलब अपना शिकंजा कस रखा था उस टाइम। हाँ, जो भी ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे, चाहे वो किसी भी जगह के हों, चाहे वो टेररिज्म से कनेक्टेड हो, तो हम दोनों पे दिल्ली पुलिस जो है वॉच रखती थी। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक टीम कश्मीर में लगा दी थी, क्योंकि कश्मीर से अगर कोई मूवमेंट होगा दिल्ली में, हमारी टीम जो है इंटेलिजेंस कलेक्ट करे वहां पर। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आई थी। अच्छा सर। वहां जो है उन लोगों को लाइक नहीं हुआ कि हमारी टीम वहां है, कश्मीर की पुलिस को। अच्छा। एंड कश्मीर के सीएम ने चिट्ठी भी लिखी थी होम सेक्रेटरी को कि दिल्ली पुलिस की टीम को यहाँ से हटाया जाए। अच्छा। उसके बाद जब हमने टीम फिर भी नहीं हटाई। कौन से ईयर की बात है सर? ये होगी करीब 2006 या 7 की बात, 6-7 के आसपास। जब टीम नहीं हटाई तो हमारी टीम पे झूठा केस रजिस्टर कर लिया एक ऑफिसर पे। खैर उसके बाद वो टीम हमने वजह वहां लगाने के कश्मीर के बॉर्डर पे लगा दी, पंजाब में कश्मीर बॉर्डर पे। टीम ने वही फिर भी काम किया। अच्छा सर। और वहां पर हमें काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। कश्मीर में भी हमारी टीम ने ऑपरेट किया। अच्छा। वहाँ कुछ एनकाउंटर्स भी हुए हमारी टीम के, कुछ केसेस कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर किए, कुछ आर्मी के साथ मिलकर किए। तो उससे काफी मतलब दिल्ली के मूवमेंट जो टेररिस्ट के थे उनको भी डर लगता था कि भी दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग। बिल्कुल वही ठीक बात है सर। आपने इतने सारे क्रिमिनल्स को इंटरोगेट किया, आप टीम में शामिल रहे सर, आपके सुपरविजन में इतना काम हुआ सर। तो कौन सा क्रिमिनल जो वेरी हार्ड नट टू क्रैक, जिसमें बड़ी मेहनत करी हो? देखो, क्रिमिनल मुझे कोई नहीं लगता हार्ड नट टू क्रैक। टेररिस्ट जरूर हार्ड नट टू क्रैक होते हैं। अच्छा, टेररिस्ट होते इस तरह, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल फिलोसफिकल दिमाग उनमें बैठा होता है। बिल्कुल। तो उनमें काफी टाइम लगता है। अच्छा सर। इसी तरह से एक है ना, दाऊद का आदमी था, बिजनेसमैन था वो बेसिकली। तो आईबी की इंफॉर्मेशन आई, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, हमने उसको पकड़ा। अब उसको इंटरोगेशन शुरू किया सवेरे 7 बजे। 2 बजे तक उसने हमें हाथ नहीं रखने दिया किसी चीज, हर चीज का जवाब दे रहा था। उसके बाद उसके आंसर्स में कहीं गैप नजर आया तो उस गैप में वो फंस गया। देन ही एडमिटेड नेपाल जाके दाऊद से बात करता है, इंडिया से बात नहीं करता। अच्छा। वो दाऊद के घर भी गया पाकिस्तान में, फिर उसने उसका पूरा डिटेल भी दिया, कहाँ रहता है क्या नहीं रहता। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन। सर ये भी बड़ी पेशेंस की बात है, 7 बजे से 2 बजे तक, मतलब आपने हिम्मत नहीं आ रही कि भी आपको पता था कुछ ना कुछ बताएगा ये? नहीं, जब आपको आइडिया है कि भी ये आदमी कनेक्टेड है। अच्छा, कनेक्टेड है, ठीक है। और सर्टेनली उसको इंटरोगेट करके इस लेवल पे लाना है वो कुछ बताए। जनरली क्रिमिनल्स जो हैं, जितना बड़ा क्रिमिनल है वो उतनी जल्दी बताता है। जितना बड़ा क्रिमिनल होगा उतनी जल्दी बताएगा? उतनी जल्दी बताएगा सब चीज। अच्छा, दैट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, जितना छोटा क्रिमिनल होगा वो डिले करेगा। वो डिले करेगा। इसके पीछे क्या राज है सर? आई डोंट नो। बड़े क्रिमिनल सोचता पुलिस ने पकड़ लिया। अच्छा, वो फिर एक हिसाब से वो समझदार हो गया, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। अब जैसे हमने राजन तिवारी, ये क्राइम ब्रांच में था तब पकड़ा था हमने। अच्छा सर। एक्चुअली सीबीआई में थे एमएल शर्मा जी। तो उन्होंने कहा एक दिन कि भी ये है, करीब 98 की बात होगी। उस समय टेलीफोन नंबर नए नए आए थे मोबाइल। तो उन्होंने कहा मेरे पास मोबाइल नंबर है, क्या पकड़ दोगे इस क्रिमिनल को? मैंने कहा सर पकड़ देंगे। तो हमने ट्रेस किया उसको, तो वो दिल्ली में था, तो उसको पकड़ा। तो एमएल शर्मा साहब खुद आए इंटरोगेशन करने, मैं भी था। उसने हमें सारे केस फटाफट बता दिए। अच्छा। कौन कौन से मर्डर किए हैं बिहार में, यूपी में कौन से किए हैं। अच्छा। तो पूरी डिटेल ही गेव वेरी फास्ट। मतलब एक छोटे सी चीज से ही उन्होंने खाली कहा था कि इसका नंबर पकड़ लोगे, उसके बाद देखो तो इतना यूजफुल हो गया वो। राइट। सर इतने बड़े बड़े केसेस में आप इन्वॉल्व रहे सर, टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ आपका आमना सामना रहा, उनके मेंबर्स के साथ आपने इंटरोगेशन किया सर। तो कभी किसी तरह की कोई थ्रेट आई सर आपके पास? नहीं, मेरे को कभी कोई थ्रेट नहीं आई। अच्छा सर। एंड मेरे ख्याल से हमारी सेल से लोग ज्यादा डरते थे। तो सेल का नाम लेके ही जो है, तो हो सकता है थ्रेट करने से भी डरते हो। सर हाँ जी।
सर कई मॉड्यूल आपने पकड़े सर, ये मॉड्यूल एक्चुअली होता है क्या है, काम पब्लिक को बताने के लिए? सी मॉड्यूल एक छोटा ग्रुप अच्छा जो सर, इकट्ठा होकर काम करता है, अच्छा उसको एक मॉड्यूल बोलते हैं। अच्छा, किसी एक पर्पज के लिए। किसी एक पर्पज के लिए, या एक वेरी क्लोज नेट ग्रुप जो है। सर बाटला हाउस केस में बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की सर। तो एक लड़ाई तो फील्ड पे थी जो आप जीत गए थे, एक दूसरी लड़ाई सर उसके बाद शुरू होती है जिसमें एलिगेशंस होते हैं कि भी मोहनचंद शर्मा के पीछे की तरफ गोली लगी थी, 2 आदमी भागे थे, इन्होंने बीपी जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। तो सर वो पहली लड़ाई ज्यादा कष्टदायक होती है कि दूसरी लड़ाई? देखिए, गौतम बुद्ध ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कही है कि जब किसी को तीर लगता है, एक तो तीर लगने से दुख होता है, और एक उस तीर लगने के साइड इफेक्ट से दुख होता है। साइड इफेक्ट से जो इन्वेस्टिगेशन था वो डिफिकल्ट था इस केस में। सर इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कर रही थी, गुजरात पुलिस भी कर रही थी, महाराष्ट्र पुलिस भी कर रही थी इन्वेस्टिगेशन, एंड अल्टीमेटली सफलता मिली उसमें। और इसलिए मैंने अपनी बुक जो बाटला हाउस बुक लिखी है सर, उसमें ये मेंशन किया कि हमारे देश में एक टेररिज्म के ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए, और उसमें ये भी होना चाहिए कि अगर कोई आदमी फॉल्स एलिगेशंस लगाता है तो उस पर भी केस रजिस्टर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। आप डिमोरलाइज कर रहे हैं उन ऑफिसर्स को जिन्होंने अपनी जान पे खेल के टेररिस्ट को पकड़ा, बिल्कुल, या टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर हुआ उनका। सर मेरे ख्याल से बड़ा अशोभनीय व्यवहार है लोगों का। बिल्कुल ठीक बात है। और उस समय उस व्यवहार को देखते हुए कुछ मीडिया वाले भी अजीब अजीब स्टोरी लिखने लगे थे। मतलब एक ने तो यहाँ तक स्टोरी लिख दी कि उसको एक आई विटनेस मिला है जिसने अपने घर की खिड़की से जो हो रहा था बाटला हाउस के अंदर वहां पर सब कुछ देखा है, और उसने ये देखा कि पुलिस की टीम आई और उनको खींच के नीचे ले गई ग्राउंड फ्लोर पे, वहां उनको गोली मारी, अच्छा, फिर घसीटते हुए ऊपर लेकर आई। ये जो फ्लैट है बाटला हाउस का, LA3 बाटला हाउस बिल्डिंग में, ये 4थी मंजिल पे है। अच्छा सर। आसपास की सारी बिल्डिंग उस समय 2nd फ्लोर से ऊपर नहीं थी। अच्छा, तो अपनी घर में बैठ के उस 4थी मंजिल के फ्लैट पे क्या कोई देख सकता है? नीचे गोली मारी, ऊपर घसीट के लेके, तो ब्लड के निशान होने चाहिए थे। निशान होने चाहिए। वो अगर कुछ नहीं नीचे था। से ऊपर ले जाए सर, एक विटनेस थोड़ी, फिर तो हजारों विटनेस होंगे, तो चारों सबको दिखेगा। झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने लगे कि मोहनचंद शर्मा के पीछे से गोली लगी है, मोहनचंद शर्मा के सामने से गोली लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था। बिल्कुल। और क्लोज रेंज से नहीं लगी, जो एक ऐसे क्लोज रेंज से लगी है। और टेररिस्ट का जो हैंड वॉश लिया गया, एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है सर। अगर कोई आदमी गोली चलाता है तो उसके हाथ में गन पाउडर लग जाता है। तो एम्स के डॉक्टर ने जिन्होंने पोस्टमार्टम किया टेररिस्ट का, उन्होंने हैंड वॉश लिया, CFSL भेजा, CFSL से आया कि उनके हैंड्स पे डर्मल नाइट्रेट टेस्ट पॉजिटिव आया है। अच्छा, दैट मींस उन्होंने वेपन से गोली चलाई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज आई जो NHRC ने इंक्वायरी की। NHRC ने कहा कि एनकाउंटर जेन्युइन है, अच्छा, एलिगेशंस फॉल्स हैं। उसके बावजूद लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, उसके बावजूद कुछ लोग बोलते रहते हैं। ठीक बात है सर। ये बड़ा मतलब दुख होता है इस चीज का कि देश के लिए हमारा एक इंस्पेक्टर भी चला गया, इंजर्ड हुए कई लोग, और उसके बाद ऐसे ऐसे एलिगेशंस देखने को मिलती है। बट लेकिन उस एनकाउंटर के बाद आप देखिए, जो उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन का खात्मा हो गया। अगर आप इससे पहले देखें, इंडियन मुजाहिदीन ने 5 चिट्ठियां लिखी थी। पहली चिट्ठी लिखी थी जब यूपी के कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे कि हम लोगों ने ब्लास्ट कर रहे हैं। उसी समय चिट्ठी लिखी जिस समय ब्लास्ट हो रहे थे। अच्छा सर। यानी उससे कुछ मिनट पहले जयपुर में ब्लास्ट किया, तो उससे अगले दिन जो साइकिल पे बॉम्ब था उसकी वीडियो बना के इन्होंने भेजी। फिर ब्लास्ट हुए अहमदाबाद में सर, और अहमदाबाद पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा। तो उन्होंने बड़ी चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में इन्होंने लिखा कि जो आपने पकड़े हैं हमारे आदमी नहीं है, और ये इग्नोरेंस ब्यूरो, IB को इग्नोरेंस ब्यूरो का, और ये एलिगेशन लगे आप हमें पकड़ ही नहीं सकते। उसके बावजूद इन्होंने 13 उसको किया सितंबर को दिल्ली में ब्लास्ट 2008 में। मतलब मोरल इतना अप था उस टाइम उनका। लेकिन जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ उसके बाद कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बल्कि इनके लोग पकड़े गए और ये इंडिया से भाग गए। तो ये इंडिकेट करता है कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन था। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही थी ईयर आफ्टर ईयर, मंथ आफ्टर मंथ, उसका खात्मा हो गया। खात्मा हो गया। फिर कोई चिट्ठी नहीं आई उसके बाद? उसके बाद कोई चिट्ठी नहीं आई। सर आपकी 2 बुक काफी प्रचलित हैं, एक बाटला हाउस है, एक इंटरनल सिक्योरिटी। तो बाटला हाउस का तो हम समझ सकते हैं सर, जो उस ऑपरेशन के बारे में आपने लिखा। इंटरनल सिक्योरिटी में क्या चीज मेन चीज? बेसिकली मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वो इंटरनल सिक्योरिटी की किताब लिखी थी। अच्छा सर, उनके कोर्स बुक के हिसाब से? कोर्स के हिसाब से, और उसमें कॉन्सेप्ट्स भी दिए थे। जैसे उस समय पंजाब टेररिज्म जस्ट दोबारा उभर रहा था। अच्छा सर। तो क्यों हो रहा है ये, क्या रीजन है इसके? अच्छा अच्छा। तो वो बैकग्राउंड भी उसमें दिए। फॉर एग्जांपल आर्म फोर्स जो स्पेशल पावर एक्ट, उसको लगाने की जरूरत क्या है, अच्छा, व्हाट इज द रीजन, रैशनल क्या है, वो सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं किताब में।
हाँ, तो इस बारे में कोई दूसरी चीज अवेलेबल थी नहीं मार्केट में, तो ये बड़ी यूजफुल रही लोगों के लिए। जी। देश की सुरक्षा के लिए आज आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इन पर हमें मास्टरी करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लें, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सिस्टम्स को हैक किया जा सकता है। बिल्कुल सर। स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स को भी ब्रेक किया जा सकता है। हमारी कंट्री में जो हम सीख भी रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी, हम प्रोड्यूसर नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हम कंज्यूमर्स हैं। हमें प्रोड्यूसर बनना होगा अगर हमें आगे बढ़ना है और हमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। खुद की टेक्नोलॉजी, खुद के सॉफ्टवेयर। केवल जो कंज्यूमर्स है ना, ये फिर थ्रेट है। उस सॉफ्टवेयर में क्या मिला होगा, क्या उसकी कैपेबिलिटी होगी, कहाँ वो इन्फॉर्मेशन भेज रहा होगा, आप उसको यूज कर रहे हैं लेकिन आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कहीं और जा रही है, कहीं और जा रही है। ठीक बात है। तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। इसी तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू जो है आप, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी, आप अच्छे से अच्छा कोड ब्रेक कर सकते हैं। उसको काउंटर कैसे करें। तो ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही है नई, अब पिन पॉइंटेड आप देख सकते हो कि कहां पर हमें बॉम्ब डालना है। ठीक है, एक ही जगह बैठ के आप बॉम्ब डाल सकते हो। आप अम्ब्रेला भी बना सकते हो उसको काउंटर करने के लिए। ठीक बात। ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, थ्रेट भी है एंड ये अपॉर्चुनिटी भी है। अब डिपेंड करता है हमें उसको एज अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए या हम पीछे रह जाएं और देशों से, और फिर हमारे लिए वो थ्रेट बन जाए। पहले हम देखते थे कई बम फेंकते थे, तब टारगेट पे एक लगता था। और अभी जैसे हम टीवी पे हम देख रहे थे कि भी मतलब समुद्र में एक ही शिप है और जाके वहीं जाके वो मिसाइल जाके लग रही है। ठीक बात है सर। सर, पुलिसिंग में आपने अपने आप को प्रूव कर दिया था हर तरीके से। सर, एकदम सर आप ईडी में चले गए। ये ईडी में कैसे जाना होगा एकदम? 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल लाई, सर्कुलर इशू किया इन्होंने। सर, अगर आपने सेंट्रल डेपुटेशन नहीं किया तो आपका प्रमोशन डीजीपी नहीं होगा। मैंने सेंट्रल डेपुटेशन नहीं किया था, डीजीपी सेंटर में नहीं होगा, स्टेट में आपका हो जाएगा। अच्छा। तो स्टेट में मेरा हो भी गया था प्रमोशन। तो मैंने फिर सोचा कि भाई अब डेपुटेशन पे जाना चाहिए। उस समय मिजोरम में पोस्टेड था। अच्छा सर। उस लेवल पे कहीं डेपुटेशन पे पोस्ट अवेलेबल नहीं थी, तो किसी ने मुझे बताया कि ईडी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जगह खाली है। तो दैट इज द रीजन मैंने ईडी में, केवल इसलिए कि वो रूल वायलेट ना हो और मुझे सेंटर में प्रमोशन में दिक्कत ना हो, मैंने ईडी में अप्लाई कर दिया। तो आपको एलिजिबल होना था उस चीज के लिए, तो आपने भर दिया। तो फिर स्पेशल डायरेक्टर आप बन गए थे? मैं स्पेशल डायरेक्टर बन के यहाँ पर आ गया था। उसमें भी इंटरेस्टिंग हुआ कि मुझे कार्डर क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। कहते हैं आप पहले मिजोरम में 2 साल पूरे काटो तब आपको भेजेंगे। अच्छा। तो मैं फिर होम सेक्रेटरी से मिला उस समय। मैंने कहा सर आप ये बताइए, आप मुझे डेपुटेशन पे नहीं भेज रहे, तो आर यू नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग माय प्रमोशन? कि आप मुझे सेंट्रल डेपुटेशन में नहीं जाऊंगा तो आपके तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, और आप मुझे कह रहे हैं हम जाने नहीं देंगे क्योंकि आप वहां मिजोरम में हो। तो उनके दिमाग में ये बात आई, उन्होंने मुझे कार्डर क्लियरेंस दिया। अच्छा। और फिर उन्होंने ये भी एकदम पूछ लिया कि कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा सर ईडी में। कहने लगा अच्छा ईडी में तो उसकी कमेटी में मैं भी हूँ। अच्छा। तो ही हेल्प मी आल्सो इन गेटिंग सिलेक्शन। ईडी में जब आए सर, आप तो खाली एक हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करने के लिए आए थे, तो आपने सोचा था कि इतने लंबे टाइम तक रह जाएंगे? नहीं, उस समय नहीं सोचा था। अब 2 साल के लिए आए होंगे कि 2 साल? हाँ नहीं, डेपुटेशन तो 5 साल का होता है। अच्छा, 5 साल का डेपुटेशन। अच्छा। लेकिन यही था कि कुछ टाइम करके वापस चला जाऊंगा। अच्छा सर, अच्छा सर। तो फिर ये जब आपको डायरेक्टर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया सर जी, तो कुछ सरप्राइज थी या वो एंटिसिपेट था आपको पहले? नहीं, ये बात तो चल रही थी कि डायरेक्टर लगाने की, लेकिन जो पोस्टिंग है वो सरप्राइजिंग है। क्योंकि इससे पहले मेरा टेररिज्म डील करने में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने एमएचए में रिक्वेस्ट की कि मुझे एनआईए में ट्रांसफर कर दिया जाए। अच्छा सर। तो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर भी इशू हो गया एनआईए के लिए एसीसी से अप्रूवल हो गया सर, और रिलीव करने के लिए ऑर्डर फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ गया। तो जेटली जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे रिलीव नहीं करा, कहते हैं आपको ईडी में लगाना है। अच्छा। तो सरकार की चॉइस थी। बिल्कुल। इसका तो ये ना सर, आपका वो काम पहुंच गया होगा वहां तक कि आपके जो इतने से 3 साल आपने जो काम किया था जी, तो उन्होंने आपको वहीं रिटेन कर लिया। सर, ये ईडी डिपार्टमेंट कब एस्टेब्लिश हुआ था? सबसे पहले अगर इसका हम ओरिजिन देखें तो 1947 में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी दिक्कत थी उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ। सर। इससे पहले जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसमें भी खरीद फरोख्त में गवर्नमेंट ने कुछ गड़बड़ नहीं देखी थी। अच्छा सर। इवन आजादी से पहले भी। एंड इसीलिए सीबीआई की स्थापना हुई थी। दिल्ली जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट
एक्ट जो है उसी समय आया था। अच्छा सर, ताकि जो है करप्शन पे वो डाला जाए, रोक और लगा जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हुआ है, कुछ हुआ है, उसके लिए जो है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये कमेटी बना दी थी देखने के लिए। तो 1956 में फिर जो है ईडी की स्थापना हुई। अच्छा, इस नाम से हो गया, इस नाम से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बाद में ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 1973 में जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को दोबारा नया एक्ट आया। अच्छा, पहले 47 का था, फिर 73 में आया। फिर 1991 में जब रिफॉर्म्स आए कंट्री में, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ पर काफी सफिशिएंट होने लगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया रेगुलेशन की बजाय इसको मैनेजमेंट में कन्वर्ट करें। अच्छा, रेगुलेशन में क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज की जो भी आप ट्रांजैक्शन करते थे वो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती। अच्छा सर, और जो एक्ट था वो क्रिमिनल ऑफेंस था। अच्छा, उसमें अरेस्ट थी, सब कुछ था उसमें। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में अरेस्ट नहीं है, इट्स ए सिविल ऑफेंस। इस तरह से उसमें चेंज आया। फिर ये 2005 में पीएमएलए आया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की पावर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दी गई। अच्छा सर, एंड उसके बाद 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लगा, उसको इम्प्लीमेंट करने की पावर भी ईडी को दे दी गई है। तो आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 3 तरह के एक्ट को डील करता है। अच्छा सर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। तो सर आपके टेन्योर में 33,000 करोड़ की संपत्ति अटैच की सर, तो इसके बारे में कोई प्रकाश डालें सर, इतने बड़ा अमाउंट जो है। सी, इसका बेसिक है कि इन्वेस्टिगेशन का इम्प्रूवमेंट। ईडी की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थी जब मैंने ज्वाइन किया एज डायरेक्टर सर, 2068 थी। अच्छा, और हमारे पास ऑल ओवर इंडिया केवल 500 आदमी थे। अच्छा, पूरे 500 आदमी टोटल? पूरे 500 आदमी थे। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्लो था। अब हुआ क्या कि एक दिन नृपेंद्र मिश्रा जी जो थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उन्होंने मुझे फोन किया। कहते हैं आज कैबिनेट में एक मिनिस्टर ने कहा कि ईडी काम नहीं करती, तो क्या कहना है? तो मैंने कहा सर वो ठीक कह रहे थे। तो सरप्राइज, क्या मतलब? मैंने कहा सर मेरे पास आदमी नहीं है तो मैं कैसे काम करूंगा? तो ये एकदम आपके पास आंसर एकदम मतलब प्रॉम्प्टली एकदम आ गया, नहीं तो जनरली आदमी मतलब ये कहते हैं कि चलो आगे ट्राई करेंगे। कहने लगे तो क्या सोल्यूशन है? तो मैंने कहा सर सोल्यूशन है, जो विनीत नारायण का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा गया था कि सीबीआई में और ईडी में टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव मिलना चाहिए, फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब सीबीआई में तो इम्प्लीमेंट हो गया, ईडी में इम्प्लीमेंट नहीं। पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फाइनेंशियल इंसेंटिव ईडी को भी सीबीआई के बराबर दें। मैंने कहा दूसरा जो है हमारा इंडक्शन ऑन डेपुटेशन जो हो रहा है वो यूपीएससी के थ्रू होता है, एट दी फ्रॉम द लेवल ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एंड बिलो। तो मैंने सिमिलरली प्लेस जो डेपुटेशन में सीबीआई में आते हैं उनको डीओपीटी करता है। यूपीएससी का स्लो प्रोसेस है, वहां से हमें साल में ज्यादा आदमी नहीं मिल पाते, आप डीओपीटी के थ्रू हमारा भी करा दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम प्रपोजल भेजो। प्रपोजल भेजा, वो सरकार ने अप्रूव कर गया। तो उससे एक तो नंबर ऑफ मैन पावर इंक्रीज होने शुरू हो गई। दूसरा एक और प्रॉब्लम थी, क्योंकि ईडी जब भी सर्च करती थी, चाहे फेमा के केस हो चाहे पीएमएलए के केस हो, तो उसमें डिजिटल एविडेंस ही ज्यादा मिलते हैं। अब डिजिटल एविडेंस को भेजती थी ईडी सीएफएसएल में, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब में, तो वहां से जो रिप्लाई आता था कभी 1 साल लगता था, कभी 2 साल लगते थे, कभी 3 साल लगते थे। अच्छा सर, नाउ इतने गैप के बाद इंफॉर्मेशन आएगी, आप क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे? तो मैंने फिर सरकार को प्रपोजल भेजा कि हमें अपनी इंटरनल साइबर लैब चाहिए। अच्छा सर, तो 5 साइबर लैब एस्टेब्लिश हुई ईडी में, एक दिल्ली में, एक बॉम्बे में, एक चेन्नई में, एक कलकत्ता में और एक चंडीगढ़ में। तो इसके बाद जो हमारा इन्वेस्टिगेशन फास्ट हो गया। यानी हमने उनको हार्ड डिस्क दी और बाय नेक्स्ट डे दे वुड टेल अस कि इसमें क्या क्या है। ठीक है। तो इसकी वजह से जो है इन्वेस्टिगेशन फास्ट हुआ, तो एक्शन भी ज्यादा बढ़े। सारे रुके हुए केस जो है वो सारे चल पड़े, खुलने लगे। दैट इज द रीजन कि ईडी की परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होने लगी। जैसे साइबर लैब आपने यहाँ खुलवा दी दिल्ली पुलिस में, ईडी में भी आके आपने जो है, तो जहां आप जाते हैं वही रिवोल्यूशन ला देते सर मनी लॉन्ड्रिंग सुनने को बहुत मिलता है, तो ये सिंपल शब्दों में है क्या मनी लॉन्ड्रिंग? कि जब कोई क्रिमिनल क्राइम करता है, पैसे कमाने वाला जो क्राइम है, अब उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करेगा? अगर वो पैसे को इस्तेमाल करेगा लोगों की नजर में आ जाएगा कि भाई ये कहां से लाया इतने पैसे। बिल्कुल, हर क्रिमिनल ये चाहता है कि इसका सोर्स ना पता लगे। अच्छा, ऐसा लगे कि सोर्स इसका जेन्युइन है। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई, अगर इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, ये इटालियन माफिया जो है ये इटली में भी ऑपरेट करता था और अमेरिका में भी ऑपरेट करता था। ये मर्डर भी कराते थे, नार्कोटिक्स ड्रग्स में भी इन्वॉल्व थे। लेकिन जब पकड़े जाते थे तो
जो फुट सोल्जर से पकड़े जाते थे, अच्छा। टॉप लेवल वाले नहीं पकड़े जाते। हम्म। तो अमेरिका में एक नया एक्ट आया हम्म। और इटली में भी उन्होंने एक एक्ट बनाया हम्म। और वहां पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करा इटली में। अच्छा सर। इटली के ऑफिसर्स ने मदद ली अमेरिका के ऑफिसर से। बेसिक फिलॉसफी ये थी कि हम ट्रेस करें कि किसके पास अल्टीमेटली ये मनी गई, और इसमें इनको बड़ी सफलता मिली। अच्छा सर। 2 बड़े ट्रायल हुए, एक इटली में जिसको मैक्सी ट्रायल बोलते हैं और एक अमेरिका में जिसको पिज्जा ट्रायल बोलते हैं। अच्छा सर। तो ये 2 केस हुए। इनकी सक्सेस के बाद जो है यूएन कन्वेंशन हुई जिसको वियना कन्वेंशन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट था ड्रग लॉर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू यूज ड्रग मनी। बाद में ये ड्रग को एक्सटेंड कर दिया। दूसरा, बैंक जो थे उस समय कॉपरेट नहीं करते थे सीक्रेसी लॉ की वजह से पुलिस को, अच्छा, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। तो इस वियना कन्वेंशन में, जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन थी, उसमें यह भी डिसाइड हुआ कि फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस बैंक्स विल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट, राइट, उसको मना नहीं करेंगे। तो उसके इमीडिएटली, ये 1988 की बात है, तो इमीडिएट बाद बैंकों का भी एक मीटिंग हुई और जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि यस हम कॉपरेट करेंगे। राइट। फिर 89 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अच्छा। उसका काम यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग के कैसे रूल्स बनाए जाएं, कैसे उसको मॉनिटर किया जाए। राइट। तो शुरू में तो केवल ड्रग क्राइम थे, बाद में इसमें जो ऐड कर दिए गए और दूसरे क्राइम भी, और 9/11 के बाद उसमें टेररिज्म भी ऐड कर दिया गया। अच्छा। तो टेरर फाइनेंसिंग एंड क्रिमिनल फाइनेंसिंग से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको हैंडल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करता है। अच्छा। एंड उसको एक प्रारूप बनाते हैं कि किस कंट्री में कौन कौन से एक्ट होने चाहिए, किस तरह के एक्ट होने चाहिए। अच्छा। तो सब कंट्रीज में पीएमएलए जो है उसी बेस पे आया हुआ है। राइट। तो जो आदमी क्राइम के रूप को चेंज करता है, अब क्राइम के जो मनी आई, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग मनी है, उसको हम बोलते हैं पिंक मनी। अच्छा सर। ड्रग क्राइम से जो आती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस से या इनकम टैक्स वाली से जो आती है, जो इनकम टैक्स नहीं देते लोग, उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। ब्लैक मनी। और क्राइम से जो आती है उसको रेड मनी बोलते हैं। अच्छा, जो क्राइम से आती है वो रेड मनी, और जो लीगल मनी है उसको व्हाइट मनी बोलते हैं। तो मनी के भी कई कलर हैं। व्हाइट और ब्लैक ज्यादा सब जानते हैं, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी ये एक आम आदमी जानता है, लेकिन आज आपने जो दोनों तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको जब वो उसकी ओरिजिन कंसील करके उसको सिस्टम में लाते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। उसी को मनी लॉन्ड्रिंग। और उसके तरीके हैं, तरीके फॉर एग्जांपल जनरली कहते हैं फर्स्ट स्टेप है प्लेसमेंट, बट प्लेसमेंट उस मनी का होता है जो कैश में आई है। अच्छा। सपोज किसी को कैश में, लेट से किसी ने ब्राइब ले ली कैश में, अब वो इसको सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेगा, किसी बैंक में जमा करेगा, ऐसे कोई चीज खरीदेगा। तो फर्स्ट यूज जो है उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट। फिर उसकी वो पेपर ट्रेल बनाता है। सपोज कर लो उसने वो काम, वो पैसा जो आया उससे एक बिजनेस खोल लिया। बिजनेस खोलने के लिए उसने बैंक से लोन ले लिया, वो दिखा रहा है मैंने लोन लेकर बिजनेस शुरू करा है। हाँ। उसके बाद उसने झूठा जो है अपने आउटपुट दिखा दिया कि मैंने इतनी सेल करी है, और उस सेल में अपनी ब्लैक मनी को एडजस्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो प्रोसेस है इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलेंगे। राइट राइट। ब्लैक मनी को व्हाइट कन्वर्ट करने का जो दिमाग लगाते हैं, जो तरीके, यहाँ पर हम क्राइम मनी को व्हाइट करने की बात, क्राइम मनी, हाँ। तो थोड़ा इसमें है, जैसे हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें 3 शेड्यूल दिए हुए हैं। अच्छा। उसमें करीब 29 एक्ट्स हैं और 160 सेक्शंस हैं। अच्छा सर। वो जो सेक्शंस हैं जो हाँ वो दिए गए, उस पर अगर कोई केस रजिस्टर होता है और उससे जो मनी आएगी उसको हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। राइट राइट। उसका जो कन्वर्जन है वो पीएमएलए में आएगा। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का जो वायलेशन है वो शेड्यूल्स में नहीं दिया गया है। राइट। तो जो ब्लैक मनी है, यानी इनकम टैक्स वायलेशन से जो मनी आई है, वो पीएमएलए के अंतर्गत नहीं आती। रेड मनी एंड पिंक मनी पीएमएलए के अंतर्गत। अच्छा सर, ईडी में इतनी बड़ी पोस्ट पे रहकर निश्चित तौर पर बड़े बड़े प्रलोभन कभी आए होंगे सर। तो एक ऑफिसर को अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की ताकत कहाँ से आती है सर? जो मॉरल वैल्यूज आपने इनकलकेट हुई हैं सर, और मैं इसमें अपने पेरेंट्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन करूंगा। जी। फादर एंड मदर जो उन्होंने शिक्षा दी, वो एक तरह से दिमाग में चली गई, राइट, कि हमें गलत काम नहीं करना है। एंड फिर एक बार आपकी रेपुटेशन बन जाती है, बिल्कुल, तो कोई आपको अप्रोच भी नहीं करता है। अप्रोच भी नहीं करता। तो एक
बहुत बड़ा अगर आपके वैल्यू सिस्टम आपने बनाया हुआ है तो फिर आप चेंज नहीं होगे उसमें। चेंज नहीं हो सकते, ठीक बात है। अप्रोच करने से पहले आदमी पहले सर्वे करते हैं, जी। जैसे कहीं क्राइम करने से रेकी करते हैं, तो किसी से मिलने से पहले जरूर वो पहले देखेंगे, जो उनको कहीं ना कहीं से आइडिया हो जाती है कि मतलब बात करना बेकार है। सर, आपको पढ़ने का इतना शौक रहा है, सर्विस लगने से पहले भी आपने पढ़ाई की, सर्विस के दौरान भी आपने लॉ करी और कुछ साइबर के कोर्सेज भी किए, तो सर ये इतनी एडिशनल जो एजुकेशन है, तो इसका पुलिसिंग में और ईडी में भी कुछ एडिशनल बेनिफिट हुआ सर आपको? पुलिसिंग में एडवांटेज ये है कि आपकी नॉलेज है वो इन्वेस्टिगेशन में काम आती है सर। फॉर एग्जांपल मेरी कंप्यूटर्स की नॉलेज, कंप्यूटर्स को कैसे यूज किया जाए इन्वेस्टिगेशन में, डाटा को कैसे एनालिसिस किया जाए, और जो एमबीए मैंने फाइनेंस में किया था तो ईडी में सर्टेनली उसका बहुत यूज है, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस की वहाँ जरूरत है। राइट। तो जो नॉलेज है वो कभी वेस्ट नहीं जाती, उसका यूज होता है। जैसे अभी भी मैं बहुत सारे कोर्सेज करता रहता हूँ। अच्छा ऑनलाइन। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फॉर एग्जांपल पाइथन लैंग्वेज है, तो इस तरह की चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ साथ में, ताकि आप अपडेटेड रहें और आपको कोई क्या बात कर रहा है साइंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, आपको पता होना चाहिए। मतलब इग्नोरेंट नहीं रहे, वो तो पता चला। सर, आप एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहे हैं? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा था और अब तो पढ़ा रहा हूँ मैं। अब तो पढ़ा रहे हैं जी। तो उसमें कैसे इंटरेस्ट आया सर? इंटरेस्ट का रीजन था, मैं एस्ट्रोलॉजी में कोई विश्वास नहीं करता था पहले। तो मैं एसपी बोमडिला जो अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पोस्टेड था। अच्छा सर। तो एक दिन आफ्टरनून में डीसी साहब का फोन आया कि मीटिंग है, आप आ जाओ, अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करना है। तो वहां गए तो उन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन आई है कि अर्थक्वेक आएगा। अच्छा सर। तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो डिस्कशन हो गया। फिर मैं डीसी से कहा, मैंने अर्थक्वेक की कोई प्रेडिक्शन तो होती नहीं है, साइंस तो कर नहीं सकती। तो ये कहाँ से आई? कहते नहीं, दिल्ली के सिज्मोलॉजी डिपार्टमेंट से आई है। अच्छा। तो फिर मैंने दिल्ली फोन किया सिज्मोलॉजी डिपार्टमेंट को भी, मैंने कहा साइंस नहीं कर सकती, आपने कैसे की? तो उन्होंने कहा एक बीवी रमन है एस्ट्रोलॉजर बेंगलोर में, वो जब भी अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करते हैं तो हम उसको अनाउंस करते हैं, क्योंकि आता है अर्थक्वेक। अच्छा। तो सरप्राइजिंगली उस रात को भी वहां अर्थक्वेक आया बोमडिला में। इंटेंसिटी वो नहीं थी जो उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, बट आया, लेकिन आया। तो इससे मेरा एक हुआ कि ये एक ऐसी साइंस है जो, मतलब साइंस तो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही, ये प्रेडिक्ट कर रही है। क्या टाइम बीतता गया, फिर मैं जब स्पेशल सेल में आया तो भारतीय विद्या भवन में के.एन. राव जी यहाँ पर पढ़ाते हैं बेसिकली। अच्छा सर। अभी तो बेंगलोर चले गए हैं। तो उनका पढ़ाने का तरीका भी डिफरेंट है और लोगों से। वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कराते हैं हर चीज का। अच्छा सर। अगर किताबों में कोई चीज दी हुई है, वो कहेंगे इसको प्रूव करो। अच्छा, प्रूव करो हर चीज। 100 कुंडली लो, प्रूव करो उसमें कि ये आता है नहीं आता। अच्छा। तो फिर उनके अंडर में मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, उसका फायदा भी हुआ। अच्छा सर। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को एज गाइडेंस आप यूज कर सकते हैं, लोगों को गाइड भी कर सकते हैं कि भाई ये समय आपका ठीक नहीं है, ये समय बड़ा अच्छा आ रहा है। इस तरह से आप अपने को कंडक्ट करने लाइफ में। मतलब ये भी एक साइंस का हिस्सा है, मतलब जिस हिसाब से। तो ये है, अगर इसको ढंग से स्टडी किया जाए तो हेल्प कर सकती है लोगों को। काशिश के अंदर ये भी पता चल जाता है कि भाई अगला अटैक कहाँ होने वाला है या कौन। नहीं, ये तो मुश्किल चीजें हैं, लेकिन जनरली कुछ चीजों के बारे में पता लग जाता है कि टाइम अच्छा चल रहा है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है इस टाइम में। और भारतीय विद्या भवन में एक और है जो एस्ट्रोलॉजी का विंग है, वो रिसर्च भी कराते हैं डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये सब जो रिसर्च कराने का तरीका है, ये के.एन. राव जी ने ही यहाँ पर शुरू कराया। वो भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के ऑफिसर रहे थे। सर, इतनी एजुकेशन और एस्ट्रोलॉजी ये सब पढ़ने के बाद और इतना एक्सपीरियंस के बाद, क्रिमिनल्स की आदत तो उनका चेहरा देख के ही पढ़ लेते होंगे कि भी ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। एस्ट्रोलॉजी से नहीं, इंटरोगेशन मैंने बहुत ज्यादा किया है। जो भी टेररिस्ट पकड़ा जाता था मैं उसको इंटरोगेट जरूर करता था सर। जो भी बड़ा क्रिमिनल पकड़ा जाता था उसका भी इंटरोगेशन। अच्छा सर। तो उससे एक आपको एक तो इंटरोगेशन की टेक्निक आ जाती है कि किस तरह से सवाल पूछने चाहिए। राइट। दूसरा जो है, आप फेस एक्सप्रेशन देख के आप ये आइडिया लगा सकते हैं आदमी इस समय झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अच्छा। लेकिन वो आती है एक्सपीरियंस से। सर, कई सालों तक आपने अलग अलग टीम्स को लीड किया है सर, तो सर लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है सर? सबसे बड़ी क्वालिटी लीडरशिप की होनी चाहिए कि लिसनिंग कैपेबिलिटी। दूसरा आदमी ने अगर आपको नहीं भी बोला, आपके सबऑर्डिनेट ने, उसके प्रॉब्लम है, और आप उसको जज कर सकते हो उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसके बिहेवियर से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। इसमें एक कहानी मैं बताता हूँ आपको। एक ये चाइना की कहानी है। एक राजा ने, उसके बेटे ने सारी शिक्षा ले ली, फाइनल शिक्षा लेने के लिए उसने एक गुरु के पास भेजा सर। तो गुरु ने कहा भी तुमने शिक्षा तो सारी ले ली, अब तुम ऐसा करो 1 साल जंगल में रहो। वो जंगल से 1 साल रह के वापिस आया। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि ये बताओ तुमने क्या देखा। तो उसने कहा सर मैंने
चिड़ियों का चहचहाना देखा, शेर की आवाज सुनी, बहुत सारी चीज बताई गई। तो उसने कहा नहीं, तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, दोबारा जाओ, 1 साल और रहो। 1 साल वो बाद आया, तो उसने कि तुमने क्या देखा? तो कहता मैंने देखा कि ओस की बूंद कैसे जो है पानी से फिसल रही है, जैसे पत्तों से फिसल रही है। अच्छा। पत्ते जो हैं उनकी कैसी आवाज आ रही है, हवा का कैसा आवाजें चेंज हो रही हैं। तो उसने कहा अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। राजा वो होता है जो दूसरों की चीजों को, दूसरे की प्रॉब्लम्स को उनके बिना कहे समझ ले। राइट। तो सबसे बड़ी क्वालिटी लीडरशिप की है कि दूसरे को अंडरस्टैंड करना, दूसरे को सुनना। और अगर आपकी जो टीम है उसकी प्रॉब्लम्स को आप समझ सकते हो और उस प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो आप में लीडरशिप क्वालिटी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो बहुत जरूरी है। ईडी में भी मैं अगर कहीं जाता था, जैसे मैं अपने किसी ऑफिस में गया, बेंगलोर गया, हाफ डे अपना अलग रखता था कि हर ऑफिसर से मुझे मिलना है अकेले में। अच्छा सर। तो मैं क्या करता था, केवल मैं और दूसरा ऑफिसर, कोई सीनियर नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा सर। और मैं शुरू करता था सबसे लोअर रैंक को बुला के पहले। अच्छा। जैसे सिपाही है तो पहले सिपाही को कमरे में बुलाता था और उससे मैं 3 सवाल पूछता था कि ये बताओ तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई तुम्हारी ऑफिस में कोई समस्या तो नहीं है, कोई तुम्हें इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है या कोई चीज तो नहीं है, और तुम ये बताओ कि डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, क्या सोचते हो और क्या सजेशन देना चाहते हो। पहली 2 अगर वो पास हो गया, पहले उसको प्रॉब्लम घर की नहीं है या ऑफिस की नहीं, तभी वो आगे कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते। नहीं, लोग बताते थे, बहुत सारी चीज बताते थे। कई ये बताते थे हमारा प्रमोशन टाइम पे नहीं होता, हमारा ये टाइम पे नहीं होता। ठीक बात। फिर जैसे मैं ऑफिस में आया प्रमोशंस के ऊपर, मैंने एग्जामिनेशन की डेट तक फिक्स कर दी साल में, इस तारीख को इस प्रमोशन के लिए एग्जाम होगा, इस तारीख को डीपीसी बैठेगी, ये नहीं कि डीपीसी की फाइल आएगी नीचे से, डीटी फिक्स कर दी कि इसी तारीख को, इस महीने की इस तारीख को डीपीसी होगी, ताकि लेट ही नहीं होगा, नहीं तो हर बार वो फाइल फिर लेट हो जाए। इस तरह से ना एक तो दूसरे को फील होता है कि दिस डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू मी। राइट। हर आदमी को फील होता है मेरा डिपार्टमेंट है, तो ऑनरशिप आपको क्रिएट करनी पड़ेगी हर आदमी में। बहुत बड़ी बात है सर। सर इतनी टफ ड्यूटी के बाद भी आपका जो पेशेंस लेवल बना रहा है और कूल और स्माइलिंग फेस आपका रहा सर, क्या सीक्रेट सर इसका? इसका सीक्रेट जो है फेथ इन ऑलमाइटी। गीता की जो कर्म थ्योरी है, भाई आपको अपने कर्मों का फल मिलना है। कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना ईश्वर देख रहा है। सर। एक बचपन में कहानी पढ़ी थी, बच्चे पास हो गए तो टीचर ने कहा मेरे लिए कोई गिफ्ट लाओ, लेकिन किसी को पता ना लगे तुम मेरे लिए गिफ्ट ला रहे हो। अच्छा। तो सब बच्चे अपने अपने घर से गिफ्ट लाए, एक लड़का कोई गिफ्ट नहीं लाया। तो उसने कहा तुम क्यों नहीं लाए? कहता सर मैं जहां भी जाता मैं खुद को भी देख रहा था, भगवान भी मुझे देख रहा था। अच्छा। तो इसका मतलब ये दिमाग में बैठा कि कोई ऐसा काम मत करो जो गलत हो, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ उसको, भगवान भी देख रहा है, भगवान तो देख ही रहा है। राइट। तो वो एक हेल्प करता है आपको जीवन में। बिल्कुल ठीक बात है, कूल एंड काम रहने के लिए। बहुत अच्छे सर। सर रिटायरमेंट के बाद अभी एक अपने लॉ फर्म चला रहे हैं सर, तो ये क्या आपने पहले ही दिमाग में आ गया था कि कुछ करेंगे रिटायरमेंट? ये मेरे किसी दिमाग में नहीं था। अच्छा सर। सीनियर सीनियर अधिकारी जो थे हमारे, मेरे से सीनियर रहे होंगे सर्विस में, उन्होंने अप्रोच किया कि भाई जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको 2 कंपनी लगाना चाहती हैं। अच्छा सर। तो मैंने कहा सर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बनूंगा नहीं, कहीं काम करूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं फिर ऐसा करो लीगल एडवाइजर बन जाओ। तो वहां से मेरी लॉ में शुरुआत हुई। फिर 1-2 के बाद 3 कंपनी, 4 कंपनी। अच्छा सर। फिर विक्रम है हमारे एक रिटायर्ड एडिशनल डीसीपी या डीसीपी का लड़का जो है, और मेरे बेटे ने भी लॉ किया हुआ है। इन दोनों ने कहा कि हम लॉ फर्म खोल लेते हैं। अच्छा। तो लॉ फर्म खुल गई। मेरी कोई इंटेंशन रिटायरमेंट से पहले नहीं थी। तो शुरू से ही सर जो है आपका एक हिसाब से न्यूट्रल गियर आपका था, वो जैसे ईश्वर करवाता रहे उसी हिसाब से आप आईपीएस भी बन गए, फिर ईडी में भी चले गए, फिर बाद में फिर एस्ट्रोलॉजी भी सीख लिया आपने। सर अगर आपको एक मौका और दिया जाए कि 5 साल की सर्विस के लिए दोबारा कोई जॉब करनी है दोबारा, तो आप ईडी में जाना चाहेंगे सर या स्पेशल सेल में जाना चाहेंगे? स्पेशल सेल में जाना चाहूंगा। स्पेशल सेल में जाना। तो कोई ऐसा कोई सर पेंडिंग काम रुका हुआ हो जो? कोई पेंडिंग काम नहीं है। देखिए अगर हम इन्वेस्टिगेशन का देखें तो ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है, तो मुझे वो बहुत डिफिकल्ट नहीं लगता। लेकिन जहां टेररिज्म को डील करते हैं वो एक अननोन को ढूंढना है। ठीक बात। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सस्पेंस रहता है, सस्पेंस है, और उसमें लोगों की अगर आप टाइमली एक्शन ले लेते हैं लोगों की जान भी बचती है। जान बचती, ठीक है। तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। देश की सुरक्षा जो है उसमें काम करने का मन सर्टेनली है। सर पूरे सर्विस काल में सबसे ज्यादा गुस्सा आपको किस टाइम आया? कोई ना कोई तो वक्त ऐसा रहा होगा जिसमें आपका गुस्सा अंदर से निकला होगा।
नहीं, गुस्सा निकला नहीं है, पर्टिकुलरली बाटला हाउस के बाद गुस्सा जरूर आया जब लोग झूठी कहानियां लिख रहे। अच्छा अच्छा, जैसे आपने बताया अभी। हाँ, लेकिन वो निकला नहीं। ईडी में सब सर, जब आप हजारों करोड़ रुपए अटैच करवाते थे प्रॉपर्टीज जो है, तो कई आपके जो निजी दोस्त होंगे, बचपन के दोस्त, वो कुछ तो कहते होंगे सर कि थोड़ा बहुत तो हमारे नाम करवा दो। नहीं नहीं, ऐसा मजाक में सर, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं। सर देश की सेवा करते करते कभी तो ये लगा हुआ कि परिवार को इतना वक्त नहीं दे पाए जितना वो डिजर्व करते थे। देखिए, मैं इसमें अपने को थोड़ा लकी बोलूंगा, इस सेंस में मेरी वाइफ रेणुका जो है, उसने घर का हमेशा पूरा ध्यान रखा। अच्छा सर। अब मुझे तो ये भी नहीं था कि तनख्वाही वाइफ को भी मालूम है कैसे खर्च करना है। मेरे तो खर्चे अपने पर्सनली बड़े कम होते थे। अच्छा सर। बच्चों की पढ़ाई, सर्टेनली बच्चों को मैं टाइम डिवोट करता था। अच्छा सर। उनको पढ़ाने का भी टाइम डिवोट करता था। लेकिन बाकी सारी चीज वाइफ देखती थी, और उसमें मुझे कभी सोशल एंगेजमेंट भी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। बस वो आपको अपना पॉकेट मनी दे देते थे। सारा खुद ही संभालते थे। सारा खुद संभालते। सर आपने पूरी लाइफ जो है पूरे एक व्यवस्थित ढंग से, डिसिप्लिन तरीके से जी है सर। तो आपका रोल मॉडल कौन था, कौन कोई गुरु था सर जिनसे आप इतना प्रभावित हुए? जी, रोल मॉडल मैं कहूंगा कि डिफरेंट कहानियां थी जिन्होंने मुझे एक जीवन के प्रिंसिपल्स दिए। जैसे रामायण पहला मैं कहूंगा सर। बचपन में 11वीं क्लास में हम खुद भी घर के बाहर जो है दशहरे के दिनों में, अच्छा सर, रामायण पे नाटक करते थे, लोग देखने आते थे। अच्छा सर। तो मैं राम बनता था उस। तो एक तो वो उनकी क्वालिटीज, राइट। क्वालिटीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि गुस्सा नहीं होना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी क्वालिटी थी मर्यादाओं में रहना। तो यू इम्बाइब क्वालिटीज फ्रॉम देम। तो बचपन में रामलीला में आप राम की भूमिका निभाते थे। देन राजा हरिश्चंद्र की कहानी, सत्य बोलना, राइट। एक कहानी थी जिसमें जो है वो खड़क सिंह डाकू होता है, बाबा का घोड़ा चोरी कर लेता है। बाबा से पहले वो घोड़ा खरीदने की बात करता है, वो मना कर देता है। तो फिर एक दिन शाम के धुंधलके में वो करा रहा होता है जमीन पर पड़ा हुआ। अच्छा। खड़क सिंह जो है, तो बाबा को नहीं पता खड़क सिंह है ये। वो उठा के उसको घोड़े बैठाते हैं, कहता है देखो मैंने ले लिया ना तुमसे घोड़ा। बाबा कहते हैं ठीक है तुम घोड़ा ले जाओ, लेकिन किसी को ये मत बताना कि कैसे तुमने मेरे से घोड़ा छीना। उसके बाद बाबा बड़े दुखी थे। तो सवेरे जब 4 बजे उठे तो उन्होंने घोड़े की आवाज सुनी, वहीं बना हुआ था। अब सवाल है खड़क सिंह क्यों वापिस बांध गया? ये था कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी से फायदा मत उठाओ ताकि लोग उस एक्टिविटी के वाले लोगों को कल को हेल्प करना बंद करना। एक आदमी जो सड़क पे इंजर्ड पड़ा है, राइट, उसको कोई हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक थ्योरी थी जो कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी है कि किसी के साथ ऐसा मत करो, अगर कोई तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें खराब लगे। तो ये डिफरेंट जो लोगों के फिलॉसफी है, उन्होंने लाइफ के जो है एक सही रास्ते पर, मतलब एक दिशा दिखाई आपको, उसी पे आप चलते रहे सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब एक संदेश सर युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहूंगा कि जिस विषय में भी वो पढ़ना चाहता है उसमें मन लगा के काम करें सर, डिवोशन से काम करें, और ये हमेशा याद रखें कि ये समाज और ये देश जिसने हमें बड़ा किया है, हमें इसके लिए जीना है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आपने जिंदगी के हर पहलू को जिया है सर। पढ़ाई में भी आप अव्वल रहे, स्पोर्ट्स में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी, और पता चला कि आपने एक्टिंग भी कर रखी है सर रामलीला में। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, और अगर कोई सपना आपका बाकी रह गया हो वो भी पूरा हो सर। और पूरे दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको एक लंबी और हेल्दी लाइफ की शुभकामनाएं देता हूं सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।